मिथिला स्टडी सर्किल से मैं डॉक्टर प्रियदर्शी। आइए हम लोग प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक की जो नियुक्ति अभी होनी है उससे संबंधित सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न अर्थशास्त्र से बनते हैं, आइए उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आइए, पहला प्रश्न है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपसे एक प्रश्न पूछेगा इस तरह से, जो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों से है। भारत में दोनों तरह की अर्थव्यवस्था मिली हुई है, इसलिए इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आइए दूसरे प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। दूसरा प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो बंद अर्थव्यवस्था से आप प्रश्न अगर आता है तो पूछा जाएगा, ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाना है। एक प्रश्न रहेगा और 4 विकल्प रहेगा। यहाँ मैं विकल्प न देकर सीधे प्रश्न का जो उत्तर होगा उस पर फोकस कर रहे हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। निर्यात और आयात इसमें नहीं होती है। दूसरी बात है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक ही अर्थव्यवस्था ऐसी है जो बंद अर्थव्यवस्था है। वह कौन सा है? तो उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वह क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था है। अब तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है और उस ग्लोबलाइजेशन के युग में उत्तर कोरिया में बंद अर्थव्यवस्था का होना कोई खास मायने रखता होगा ये उत्तर कोरिया के लिए। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं हम लोग। इसमें प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, पटना, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ। तो कहाँ है? तो हैदराबाद में। 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें तो सही एक ही होना है। तो आप सीधे उत्तर ही याद रख लीजिए, जो आंसर होगा उसी को याद रख लीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, और यहीं ग्रामीण विकास जो होगा, ग्रामीण विकास के संबंध में ये डिसीजन लेती है। ग्रामीण विकास कैसे हो, गाँव का विकास कैसे हो, इस संबंध में ये निर्णय लेती है, योजना बनाती है और सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। सरकार उसे विधि सम्मत लगता है तो धरातल पर उतारती है। आइए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर का। वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है? इस तरह से प्रश्न पूछेगा, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। 4 ऑप्शन रहेगा। इस तरह का जो ऑप्शन आपको मिलेगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, इस तरह का जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ये स्पष्ट ही है। जो अंत्योदय, अंतिम पौधान पर जो बैठा हुआ है समाज के, ऐसे वर्ग जो अंतिम पौधान पर बैठे हुए, विकास वहाँ तक नहीं पहुँची है। ठीक है, उसके लिए अंत्योदय कार्यक्रम सरकार लाई है और इसका उद्देश्य है जो गरीबों में भी जो अत्यधिक गरीब है, गरीब ही नहीं, गरीबों में जो सबसे अधिक गरीब है, अंतिम पौधान पर है, उसको मदद करना। ठीक है, ये है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। किससे संबंधित है कुटीर ज्योति योजना? तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, जो कुटीर ज्योति योजना, कुटीर उद्योग आप जानते हैं। अब कुटीर ज्योति योजना, इससे प्रश्न पूछेगा क्या है, किससे संबंधित है। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग डेवलप करे, इसके लिए प्रोत्साहित करती है यह योजना। यही है कुटीर ज्योति योजना। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, किसी देश का आर्थिक विकास
किस पर निर्भर है? किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह वहाँ का प्राकृतिक साधन, उस देश का प्राकृतिक साधन कैसा है ये बात, फिर पूंजी वहाँ कितनी है, पूंजी निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, और तीसरी बात जो बाजार का आकार कैसा है, बाजार का आकार कैसा है, इस पर निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास। अगर ये सभी है तो वहाँ आर्थिक विकास अधिक तेजी से होता है। भारत में सबकी कमी है, प्राकृतिक संसाधन भी भरपूर मात्रा में नहीं है, पूंजी का निर्माण मतलब पूंजी भी नहीं है, बाजार का आकार भी उस रिस्पेक्ट में नहीं है, ठीक है, इसलिए आर्थिक विकास उतना नहीं हो पाया। यहीं देखिए बगल में चीन है, वहाँ प्राकृतिक संसाधन भी भरे पड़े हैं, पूंजी भी है और वहाँ बाजार है, आबादी ही इतनी है जो बाजार ढूंढने का जरूरत नहीं, तो ये सारे चीज़ वहाँ अवेलेबल है, इसलिए उसका आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। आइए 9 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम में, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? इस तरह से प्रश्न रहेगा, भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो व्यापार क्षेत्र का होता है, ठीक है, या तृतीय क्षेत्र का होता है, टर्सरी सेक्टर का जो होता है उसका योगदान राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक होता है, ये याद रखना है। टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आपने पहले वीडियो में देखा है, उसको याद रखना है। और तृतीय क्षेत्र बिजनेस, व्यापार से ही संबंधित है, सेवा से संबंधित है, ये इसका राष्ट्रीय आय में अधिक योगदान है, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में गरीबी अधिक है, कहाँ गरीबी अधिक है भारत में? किस मतलब कहने का है जो किस राज्य में गरीबी अधिक है? तो उड़ीसा में सबसे अधिक गरीबी है, परंतु प्रतिशत में, परसेंटेज अधिक है, परंतु यही प्रश्न अगर पूछा जाए जो गरीबी की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो यूपी में है। यूपी का आबादी भी ऐसे बहुत है, तो संख्या पूछा जाए तो यूपी है, परंतु प्रतिशत पूछा जाए प्रतिशत में तो उड़ीसा में है। आइए 11 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने बनाया था। ये मानव विकास सूचकांक जो बनता है, जो हर एक देश का बनता है, हर एक देश का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो ये जो बनाता है, बनाने का काम यूएनडीपी करते हैं, ठीक है। और देखिए ये यूएनडीपी इस मानव विकास सूचकांक जो विकसित किया, इस सूचकांक को विकसित करने वाले जो अर्थशास्त्री हैं वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, महबूब हक नाम याद रखिए, कभी इस तरह से भी पूछ दे तो याद रखना चाहिए। महबूब हक ने मानव विकास सूचकांक डेवलप किया था, ठीक है। अब ये 12 नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? क्या हिंदू का मतलब हिंदू जाति से नहीं है, धर्म से नहीं है, क्या हिंदू जो अखबार निकलती है उससे संबंधित है, ठीक है। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। आप हिंदू अखबार पढ़ेंगे तो देखेंगे वो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होती है, और राष्ट्र का जो बेसिक समाचार है वो सभी ये हिंदू अखबार प्रकाशित करती है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है भारत में थोड़ा कलम ले लें। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? इस तरह से प्रश्न पूछेगा, जो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नेरोजी, ये नाम याद रखिए, दादा भाई नेरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में किया था। परंतु वर्तमान में अगर यह पूछा जाए तो सीएसओ होता है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये करती है जो राष्ट्रीय आय का जो निर्धारण है, राष्ट्रीय आय की गणना है, वो ये संस्था करती है, सीएसओ करती है। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में, यहाँ छूट गया, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का है। आप पीछे भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा था। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का ही होता है, ठीक है। आइए 15 नंबर देखिए, ऐसी विदेशी मुद्रा
जो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति रखती है, शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति रखती है, उस मुद्रा को क्या कहते हैं? तो वह मुद्रा गर्म मुद्रा कहलाती है, या हॉट मनी अंग्रेजी में बोलते हैं, गर्म मुद्रा कहलाती है। जैसे डॉलर है, हाँ, जिधर देखिएगा सुविधा है उधर सड़क देगी, ठीक है, इसलिए हॉट मुद्रा कहलाती है डॉलर, ठीक है। अब 16 नंबर का प्रश्न, ये आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो प्रधानाध्यापक के एग्जाम और प्रधान शिक्षक का एग्जाम होना है, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। आइए अवमूल्यन के बारे में जानिए। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? इस तरह से अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना ही अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अवमूल्यन इस तरह से प्रश्न प्रायः पूछा करता है। तो अब अगला प्रश्न देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय है आपको मुंबई में। मुंबई को पहले मुंबई कहा जाता था, अब मुंबई कहते हैं, तो मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। अब ये देखिए 18 और 19 नंबर का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में, ये मध्य प्रदेश में है। देवास कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। देवास नाम याद रखिएगा। और करेंसी नोट यही पूछ देगा, करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? ये नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में। हाँ, तो ये देवास और नासिक, ये याद रखिए। देवास में बैंक नोट है और नासिक में करेंसी नोट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, तो भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा इसमें, जो भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्त मंत्रालय के पास है, ठीक है। और ऐसे भी याद रखिए, जो 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का नोट और जितने भी प्रकार का सिक्का है, सब वित्त मंत्रालय ही जारी करती है, ठीक है। सभी कौन जारी करती है? तो वित्त मंत्रालय ही जारी करती है, ये याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रायः पूछता है, जो 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इस पर रिजर्व बैंक का मुहर नहीं होता है, वो किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय। अभी जैसे निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है, तो उन्हीं का सिग्नेचर होता है इस पर। आइए 21 नंबर का प्रश्न देखिए, बैंक दर, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, बैंक दर क्या है? ठीक है, तो बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। हम जाते हैं वाणिज्यिक बैंक, मतलब जो कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक, हाँ, यूनियन बैंक, जो भी बैंक है, तो वो उनके पास जाते हैं ऋण लेने के लिए। उनके पास पैसा नहीं है, हाँ, वो तो हम 1 आदमी या 2 आदमी जाएंगे, वो तो मास लेवल पर देखिए, पूरे भारतवर्ष की बात देखिए, तो उसके पास अगर पैसा न हो तो वो कहाँ से लेगी? तो वो रिजर्व बैंक के पास जाती है, और रिजर्व बैंक फ्री में थोड़ी ही देती है। भले ही वाणिज्यिक बैंक हमसे 10% 12% का इंटरेस्ट लेती है, परंतु रिजर्व बैंक भी उससे इंटरेस्ट लेती है। वो इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। तो ये याद रखना, बैंक दर क्या होता है? तो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से जो ऋण लेती है, उसके एवज में जो उन्हें इंटरेस्ट देती है, वह बैंक दर कहलाता है। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? तो मुंबई में है। इसको BSE कहते हैं, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, ये भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, ठीक है। आप में से बहुत शेयर बाजार का काम करते होंगे। आइए 23 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अब तक 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। मतलब ये जो जितने भी हम बैंक देखते हैं अभी, नेशनल बैंक जितने भी देख रहे हैं, वो सब पहले प्राइवेट बैंक ही था, ठीक है। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी उसमें PM थी। और दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय भी इंदिरा गांधी PM थी। इस प्रकार से 14 और 6 कितने हो गए?
14 और 6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब तो कई बैंक आपस में मर्ज कर रही हैं, ये भी देखना है। अब 24 नंबर देखिए प्रश्न, औद्योगिक क्रांति से सब पूछा जाएगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति। आइए, ये तो पढ़ने पढ़ाने के क्रम में कई बार हम लोगों ने जाना है, बराबर देखते हैं इंग्लैंड के बारे में। आइए 25 नंबर का प्रश्न देखिए। 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? भारत का होना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा उद्योग, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन है? तो कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। रेलवे दूसरे स्थान पर आता है, ये याद रखिएगा। जो कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें सबसे अधिक लोग खपे हुए हैं, अधिक लोगों को रोजगार दे रही है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरे पर है रेलवे। 26 नंबर का प्रश्न देखिए, जूट का सर्वाधिक, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक होता है, ठीक है। और जूट से ही, जूट जिसको हम लोग पटवा कहते हैं देहाती में, ठीक है, पटवा कहते हैं, ठीक है। और यहीं बिहार में पूछा जाए तो कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, सुपौल का जो क्षेत्र है इसमें जूट की खेती अधिक होती है। 27 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत का जो क्षेत्रफल है, जितना क्षेत्रफल है भारत का, ठीक है, भारत का जो जितना क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत कृषि कार्य में लगा हुआ है? ये बहुत अधिक है, 65.3%। ये याद रखने, ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। 65.3% जो क्षेत्र है कृषि का, वह कृषि कार्यों में लगा हुआ। भारत का जो क्षेत्र है 65.3% वह कृषि क्षेत्रों में लगा हुआ है। और देखिए कृषि क्षेत्र में तो भूमि है अधिक, परंतु आमदनी कितना है? मात्र 17% आमदनी होती है इससे, ठीक है। ये देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति गेहूं और चावल पर लागू किया गया था। जो हरित क्रांति है गेहूं और चावल पर लागू किया गया था, हरित क्रांति, ठीक है। और ये इससे कई प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए हरित क्रांति से कई प्रश्न हैं। हरित क्रांति शब्द के जनक, हरित क्रांति जो शब्द है, इस शब्द के जनक कौन है, फादर कौन है? ये विलियम गार्ड साहब हैं, जिन्होंने हरित क्रांति शब्द को जन्म दिया था। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछे जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में हरित क्रांति जो आया गेहूं चावल पर, तो ये हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एन बोर्डोंग जो है वो हरित क्रांति के जनक है। ये तो विश्व में हो गया। और जो समानांतर भारत में पूछा जाएगा, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथन, ठीक। ये याद रखेंगे, विलियम गार्ड, एन बोर्डन, एस स्वामीनाथन, ये 3 नाम। एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, एन बोर्डन विश्व में हरित क्रांति के जनक, और विलियम गार्ड जो है विलियम गार्ड हरित क्रांति शब्द के जनक, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का प्रयोग सर्वप्रथम पंजाब में हुआ था। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में पंजाब में हुआ था। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, इसमें देखते हैं ना अभी भी कितनी पैदावार होती है, ठीक है। और प्रमुख फसल गेहूं और चावल पर इसे अपनाया गया था। प्रमुख फसल गेहूं और चावल, ठीक है। और इस हरित क्रांति से जो घाटा में रहा था वो दलहन की जो पैदावार घट गई थी या कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, इस तरह से है दलहन, ठीक है। तो ये हरित क्रांति से इस तरह से प्रश्न बनते हैं। 29 में देखिए, भारत में श्वेत क्रांति। अब श्वेत क्रांति पर आइए। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति से डॉक्टर वी कुरियन, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एम.एस. स्वामीनाथन देख लिया, एन बोर्डन दे दिया, और श्वेत क्रांति के जनक दे दिया कुरियन, डॉक्टर वी कुरियन, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
भारत में तंबाकू का उत्पादन, भारत में तंबाकू का उत्पादन, भारत में तंबाकू का उत्पादन देखिए सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक राजमुंदरी जिला है, राजमुंदरी 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 जिला है, वहाँ तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी कभार पूछता है प्रश्न। और वही मसाला के बारे में पूछे तो गुजरात है, पहले केरल था अब गुजरात हो गया है। हाँ, गुजरात में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन होता है। कॉफ़ी के बारे में पूछे कर्नाटक में होता है सर्वाधिक उत्पादन। और सोयाबीन या दलहन के बारे में पूछे तो मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश का यहाँ मतलब सूता हुआ प्रदेश नहीं, बल्कि सोयाबीन का उत्पादन अधिक होता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। 32 नंबर का प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न ऑप्शन रहेगा 4। अब देखिए सारे ऑप्शन का अगर लिखा जाता है यहाँ तो वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए सिर्फ मैंने आंसर लेकर के ही फोकस किया है। तो केंद्र सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वह क्या है, तो निगम कर है। हाँ, ये 30% है। वहीं राज्य सरकार के बारे में पूछे तो बिक्री कर। हाँ, बिक्री कर से राज्य सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है और निगम कर से केंद्र सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। आइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस पर हुआ था, भारी उद्योग पर हुआ था। भारी उद्योग पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में काफ़ी धन खर्च किया गया था। ठीक है, 35 नंबर का प्रश्न 35, भारत में गरीबी हटाओ का नारा हाँ 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी। इसलिए आपसे पूछ सकता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, तो इंदिरा गांधी ने दिया। ठीक है, कब दिया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। मतलब इस योजना का जो उद्देश्य था भारत से गरीबी को हटाना। ठीक है, ये योजना बहुत हद तक सफल रही थी। आइए 36 प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न देखते हैं, मुक्त व्यापार में क्या होता है। मुक्त व्यापार में क्या होता है, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है। आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं, आया फ्री में आयात करिए, फ्री में निर्यात करिए। ठीक है, कोई शुल्क किसी को देना लेना नहीं है, उसमें होता है मुक्त व्यापार। ठीक है, आइए कुछ समिति को देख लीजिए, जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उसका चर्चा हमने इस वीडियो में किया है। ऐसे ज़रूरत पड़ेगा तो फिर अधिक से अधिक समितियों का जिक्र अगले वीडियो में या फिर कभी किसी खास वीडियो में करेंगे। मीरा सेठ समिति क्या है, कौन सा काम किससे संबंधित है, तो हथकरघा उद्योग से संबंधित है। हथकरघा उद्योग से संबंधित है ये मीरा सेठ समिति। ठीक, और वहीं 38वां प्रश्न देखिए, सरकारिया समिति की क्या है, तो केंद्र राज्य के बीच संबंध निर्धारण से संबंधित है। केंद्र और राज्य के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, हाँ इसका निर्धारण या किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इसका निर्धारण के लिए सरकारिया समिति आई थी। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिया समिति क्या है, देखिए चलिया समिति कर निर्धारण से संबंधित है। चलिया समिति कर, यहाँ कर में प्रत्यक्ष कर भी और अप्रत्यक्ष कर, सभी प्रकार के कर है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में सभी कर आ गया। ठीक है, से संबंधित है। मतलब चलिया समिति आप ये याद रखिए जो कर से संबंधित है, कर निर्धारण से संबंधित है। और 40 नंबर का प्रश्न देखिए, नरसिम्हन समिति ये क्या है भाई, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। बैंकिंग क्षेत्र में कैसे कितना इम्प्रूवमेंट हो, कैसे इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, इसके लिए नरसिम्हन समिति गठित की गई थी। ठीक है, आइए 41वां प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम वैट मूल्य वर्धित कर बोलते हैं इसको, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर हाँ कहाँ लागू हुआ था,
तो हरियाणा में लागू हुआ था। इस तरह से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अब तो सबके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स चलता है। हाँ, सर्विस टैक्स चलता है, सर्विस टैक्स चलता है, मतलब GST। अब सब जगह सब कर को हटा करके GST लगा दिया गया। अब भेट बंद है। ऐसे अगर पूछे तो भेट सर्वप्रथम हरियाणा में लागू हुआ था। ठीक है, अब ये देखिए 42 नंबर का प्रश्न। एक मार्क क्या है? एक मार्क का मतलब अंडा वाला चिन्ह नहीं, ये मत समझिएगा अंडा वाला चिन्ह। एक से एग्रीकल्चर समझिए। ठीक है, तो ये क्या है? कृषिजन्य पदार्थों की गुणवत्ता। कृषिजन्य पदार्थ मतलब कृषि से जो भी पदार्थ उत्पादित होता है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता से संबंधित है ये। ठीक है, और उस पर एक मार्क मोहर लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वह पदार्थ कृषि से संबंधित है और वह पदार्थ गुणवान है। ठीक है, वो गुणवत्ता का मोहर है, एक मार्क है। हाँ, आप देखेंगे तो ऐसे 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 किया हुआ रहता है, समझ लीजिएगा जो वो एक मार्क है। अगला प्रश्न देखिए 43। जवाहर रोजगार योजना 1989 जवाहर रोजगार योजना 1989 में लागू हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना था, उसमें भी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में लागू हुआ था। अब तो मनरेगा वगैरह चलती है, ये भी जान लीजिए मनरेगा कब से लागू हुआ, मनरेगा के संबंध में उसका नाम पहले क्या था, नरेगा, फिर मनरेगा बना, ये सब जानिए। फिर अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। 44 नंबर का प्रश्न देखिए। किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली लागू हुआ था? ये 10वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, अब तो ये पंचवर्षीय योजना के मतलब योजना आयोग जो योजनाओं का निर्धारण करती थी, योजना आयोग, अब यहाँ क्या आ गई है? नीति आयोग आ गई है, नीति आयोग। ठीक है, फिर भी पंचवर्षीय योजना से प्रश्न बनते हैं, काफ़ी प्रश्न बनते हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो कभी ऐसा किया जाएगा तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जखीरा लेकर के हम एक वीडियो में आएंगे, उसे आप देखेंगे तो पंचवर्षीय योजना पर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको याद रहेगा। क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है इस बार वह ऐसा है जो निगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1/4 मार्क कटेगा। तो 4 में 1, 4 अगर गलत किए हैं तो एक सही प्रश्न में जितना अंक आता है उतना कट जाएगा। इसलिए जो फैक्ट है और आपका जो ये एग्ज़ाम में वह फैक्चुअल ही होने वाला है, तो कुछ बात को आपको याद रखना पड़ेगा। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो राजकोषीय नीति कहलाती है। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। आइए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? भारत में मुद्रास्फीति 46। भारत में मुद्रास्फीति के उच्चतम दर के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति जैसे ही होगा, मुद्रास्फीति का मतलब ही हो जाता है महंगाई बढ़ जाना, महंगाई का बढ़ जाना। मुद्रास्फीति होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, और प्रश्न इस तरह से पूछेगा जो भारत में मुद्रास्फीति के उच्चतम दर के परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा, और जैसे अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा, महंगाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, 47 ये प्रश्न देखिए। प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या होता है? ठीक, इस तरह से प्रश्न देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको एक सही लगाना है। देश की वित्तीय घाटा और ब्याज की अदायगी का जो अंतर होता है, वित्तीय घाटा और ब्याज की अदायगी का जो अंतर होता है वह प्राथमिक घाटा होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न सबसे असफल, ये देखिए,
सफल नहीं, सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी रही है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना रही है। ठीक है, असफल योजना। इसमें बहुत सारा था, जो अ, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर भारत पाक युद्ध हुआ था, पाक युद्ध हुआ था। हाँ, बहुत सारा, फिर सूखा भी आई थी। तो ये बहुत सारा कारण था जो ये योजना असफल रही थी, असफल रही थी। ठीक है, अब देखिए 49 का प्रश्न, इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय, हाँ, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या समय है? 5 वर्ष की योजना है, तो 1951 से 56 तक दे दीजिए। ऐसे हर एक इसमें 5 जोड़ दीजिए, फिर 5 होते, ऐसा नहीं। आगे कुछ योजना जो है 1 वर्ष के लिए ही चलाई जाए, कुछ पंचवर्षीय योजना बीच में ही बंद कर दिया गया। फिर उसे हम देखेंगे, पंचवर्षीय योजना का एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, उसमें आप देखेंगे उसको, ताकि इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न में आप कहीं मिस्टेक न करें। लास्ट प्रश्न देखिए, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है? जो भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। हाँ, पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित कौन करती है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है। ठीक है, योजना आयोग बनाती है। ठीक है, बनाती थी, अब तो योजना आयोग है, नीति आयोग है उसके जगह पर। तो और वो राष्ट्रीय विकास परिषद, हाँ, इसको अनुमोदित करती थी। ठीक है, तो मित्रों, ये आज अर्थशास्त्र से संबंधित 50 प्रश्न हमने देखा, और इन सभी प्रश्नों को आप एक बार देख जाएं, ताकि इससे होगा क्या, जो आपकी जो तैयारी है, किस प्रकार से प्रश्न आएगा, कैसे क्या करना है, इन सारी बातों को मैं बोलते गया हूँ। आप इसको देखेंगे तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है या सामान्य अध्ययन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और उस तरह से आप तैयारी करेंगे। पूरी तरह से आप डिपेंड ही ना रह करके कुछ अपने तरफ से भी करेंगे, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और एक अच्छा मौका मिला है आपको। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए अपनी प्रतिभा को दिखलाने का, जो ऐसा नहीं है जो नियोजित ही हैं तो नियोजित टीचर हैं, मतलब आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। जो देखिए, नियोजित टीचर में भी कितनी क्षमता है, जो इस तरह के परीक्षा को पास कर करके आए हैं, और आपका सम्मान बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अगर आप ये एग्ज़ाम सफल होकर के आते हैं और प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक बनते हैं, ठीक है, तो आपका एक अलग कैडर बनेगा। ठीक है, और वह कैडर बनेगा, और अपने नाम के आगे जो डिजिग्नेशन है उसमें आप BAS लिख सकते हैं। ठीक है, BAS क्या हुआ? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, अपना नाम लिखेंगे और BAS लिख सकते हैं, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, नॉन टीचिंग पोस्ट होता है, ये आपको पता है। तो मित्रों, ये था आपका अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।